आज जो अपना नया टॉपिक है वो है धातुओं की प्राप्ति। हमारे जीवन में अनेक धातुएं हम काम में लेते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, पारा, कुछ भी धातुएं हैं, कोई भी धातु हो, जैसे हम उपयोग करते हैं वो हमें प्रकृति में वैसे नहीं मिलती। तो कैसे मिलेगी? हमारी पृथ्वी की जो सतह है इसका सबसे बाहरी आवरण जो भूप्रपट्टी कहलाता है, इस भूप्रपट्टी में ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ या कार्बोनेट के रूप में, अयस्क के रूप में, या कुछ धातुएं स्वतंत्र रूप में भी मिलती है। तो ये समस्त धातुएं प्रकृति में भूप्रपट्टी में पाई जाती है। इनसे हमें धातुएं प्राप्त करनी होती है। तो जिस अयस्क से, खनिजों से धातुओं को प्राप्त करना कहलाता है धातु निष्कर्षण। तो सबसे पहले नाम आता है कि खनिज क्या है। जितने भी तत्व या यौगिक हैं, यदि वो भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। जैसे कहीं पे चूना पत्थर निकलता है, कहीं पे तांबे का खनिज निकलता है, कहीं लोहे का खनिज निकलता है, कहीं एल्यूमिनियम का खनिज बॉक्साइट निकलता है, कहीं पारे का खनिज जो है सिनेबार निकलता है। तो खनिज किसे कहते हैं? आपका उत्तर प्रश्न आए कि खनिज किसे कहते हैं। तो भूप्रपट्टी में, पृथ्वी की सबसे पहली परत जिसको भूप्रपट्टी कहते हैं, भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से तत्व या जो यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और खनिज को हमेशा खोद के निकाला जाता है, खनन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। आपने भूगोल में पढ़ा होगा। अब खनिज में सभी प्रकार के धातु भी होंगे और अधातु भी होंगे। कुछ स्थानों पे खनिज में धातुएं इतनी सघन मात्रा में पाई जाती है कि उन खनिजों से धातुओं का शोधन किया जा सकता है। जैसे कहीं पर एल्यूमिनियम की खनिज बॉक्साइट पाई जाती है, उसमें एल्यूमिनियम की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि उससे शुद्ध एल्यूमिनियम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी खनिज जिनसे धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है, खनिजों के शुद्धिकरण से धातु प्राप्त की जा सकती है, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। यदि आपके प्रश्न आ जाए अयस्क किसे कहते हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा? ऐसी खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त होती है उनको अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम जो है ये बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो बॉक्साइट जो खनिज है एल्यूमिनियम का अयस्क होगा। इसी तरीके से लोहा प्राप्त करना है तो उसकी खनिज का नाम होता है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो खनिज होता है उससे लोहा प्राप्त किया जा सकता है। एक और मैग्नेटाइट भी नाम आपने सुना है, तो मैग्नेटाइट से भी लोहा प्राप्त किया जाता है। ये लोहे की अयस्क कहलाती है। तो अयस्क की परिभाषा में क्या आया? वे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त होती है उन्हें अयस्क कहते हैं। अब धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इन खनिजों से धातुएं कैसे प्राप्त की जाती है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि धातुएं खनिज में किस रूप में विद्यमान रहती है। आप जैसे आपके सामने लोहे की स्टूल पड़ी है, मेज पड़ी है, तो प्रकृति में भूप्रपट्टी में ये इसी रूप में नहीं मिलता। आप एल्यूमिनियम की बात करते हो, एल्यूमिनियम जो बर्तन देखते हैं तो वो भूप्रपट्टी में उसी रूप में हमें प्राप्त नहीं होती। ये कुछ यौगिकों के साथ में संयुक्त अवस्थाओं में पाई जाती है। अब कौन सी धातु किस अन्य तत्व के साथ जुड़ करके यौगिक या खनिज का निर्माण करेगी, वो निर्भर करता है उनकी सक्रियता पे। अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो सबके साथ क्रिया कर सकती है। मध्यम प्रकार की जो क्रियाशील धातुएं जिनकी क्रियाशीलता मध्यम प्रकार की है, सक्रियता मध्यम है, वो ऑक्सीजन से, कार्बोनेट से, सल्फर से क्रिया करके उनके ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क बनाती है। और जो बहुत ही कम क्रियाशील धातु है जैसे सोना है, वो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। चांदी है जैसे सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। पारा है जैसे सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है, जिसे सिनेबार कहते हैं। तो कहने का मतलब
धातु भी अपनी क्रियाशीलता के आधार पर अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके संयुक्त रूप में खनिज में पाए जाते हैं। फिर उनका हमें शोधन करना होता है और शोधन करके प्योर और शुद्ध धातु हमें प्राप्त करनी होती है, जिसको कहते हैं धातु निष्कर्षण। आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी है इसी अध्याय में। सक्रियता श्रेणी की बात करें तो सबसे अधिक सक्रिय होता है पोटेशियम, उससे कम सक्रिय सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये अधिक क्रियाशील धातुएं होती है। जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इनकी क्रियाशीलता मध्यम प्रकार की होती है, बीच में स्थान है, इसका मतलब इनकी क्रियाशीलता मध्यम है। और चांदी और सोना है, ये बहुत ही कम क्रियाशील होती है। तो ये सोना जो है जैसे स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, या इनकी सल्फाइड अयस्क भी पाई जाती है। तो अधिक क्रियाशील धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी क्रियाशीलता बहुत ही ज़्यादा होती है और इनका जो धातु प्राप्त करने की विधि है वो विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है। विद्युत अपघटन विधि क्या है हम आगे देखेंगे। अधिक क्रियाशील धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, आपको कोई पूछ ले अधिक क्रियाशील धातुएं हैं उनको कौन सी विधि द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा, विद्युत अपघटन विधि। उदाहरण दीजिए तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आपके प्रश्न ये भी आ सकता है कि अधिक क्रियाशील धातुओं को अपचयन द्वारा प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। अपचयन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सोडियम का ऑक्साइड है, इससे ऑक्सीजन हटा करके शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त कर ली, तो ये कहलाया धातु ऑक्साइड का अपचयन। अगर आप किसी तरीके से इस ऑक्सीजन को हटा दोगे तो यहाँ पे सोडियम बचेगा धातु। ये सोडियम धातु यहाँ पे ऑक्सीजन है जुड़ी हुई इसके साथ, सोडियम के ऑक्साइड के साथ, इधर सोडियम है नहीं है, तो हमने क्या बोला कि इसका हमने अपचयन कर दिया है। तो ये अधिक क्रियाशील धातु अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि धातुओं को प्राप्त करने में अपचयन जो होता है कार्बन का उपयोग किया जाता है, कोक जिसको बोलते हैं उसका उपयोग किया जाता है। वो कोक क्या करता है, इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। इन स्थितियों में ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके शुद्ध धातु छोड़ देगा। लेकिन प्रश्न ये आता है कि अधिक क्रियाशील धातुओं को अपचयन द्वारा प्राप्त क्यों नहीं किया जा सकता। तो उस स्थिति में आपका उत्तर होगा कि अधिक क्रियाशील धातु है, इनकी ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता बहुत ही ज़्यादा होता है इस कार्बन की अपेक्षा। ठीक है, तो वही बात आपने पढ़ा ना, विस्थापित नहीं कर पाएगा, विस्थापन कार्बन के द्वारा विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कार्बन की क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। सोडियम की ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता अधिक होती है, तो कार्बन क्या करेगा, इस बंध को नहीं तोड़ पाएगा, सोडियम धातु पृथक रूप से प्राप्त नहीं होगी। तो इसी कारण से अधिक क्रियाशील धातुओं को अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब है मध्यम क्रियाशील धातु, जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये तीन रूप में पाई जाती है। कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है, जैसे प्लम्बम सल्फाइड है, सल्फाइड के रूप में पाई जा सकती है, या ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाई जाती है। तो ये तीन प्रकार के रूप में पाई जा सकती है। जिन धातुओं के अयस्क या खनिज कार्बोनेट अयस्क के रूप में है, उनको कम वायु की उपस्थिति में बहुत तेज़ गर्म किया जाता है। तो कार्बोनेट में क्या होगा, CO2 तो बाहर निकल जाएगी, ये तो बाहर निकल जाती है, और ऑक्सीजन इस धातु के साथ जुड़ रही रहती है, तो ये धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। अगर कोई खनिज सल्फाइड अयस्क के रूप में है तो उसका भर्जन किया जाता है। भर्जन का मतलब क्या है, इन दोनों का अर्थ तो गर्म करना ही है। निस्तापन में तो ऑक्सीजन की कमी होती है और भर्जन में ऑक्सीजन की अधिकता होती है, वायु की क्या होती है, अधिकता होती है। तो जब सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है तो ये जो सल्फर है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, और जो सल्फाइड अयस्क है वो ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। फिर इन ऑक्साइड अयस्क जो प्राप्त होती है उनका अपचयन कर लेते हैं, कोक के साथ गर्म करते हैं। कोक यानी कार्बन ऑक्साइड अयस्कों से ऑक्सीजन को अलग कर लेगा और धातु प्राप्त हो जाती है, और उस धातु को फिर शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है।
जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, निम्न क्रियाशील धातुएं, या तो वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है या फिर वो सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती है, जिनका हम क्या कर लेते हैं, वर्जन कर लेते हैं और अपचयन द्वारा धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे पूरी प्रक्रिया को एक छोटे से चार्ट के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ध्यान देंगे धातु कैसे प्राप्त किए जाते हैं अयस्कों से, यदि उनको चार्ट के द्वारा, एक चार्ट के द्वारा समझे संक्षेप में, तो आप ध्यान देंगे ऐसी खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त होती है उनको कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। इस अयस्क जब जमीन में से या पहाड़ों में से खोद के निकाला जाता है तो कंकर, पत्थर, मिट्टी, रेत, बहुत सा कचरा होता है। इस कचरे को सबसे पहले हटाना पड़ता है। इसको बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। क्या बोलते हैं? अयस्क का सांद्रण। तो सबसे पहले तो अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण की अनेक विधियां हो सकती है, जैसे उसको फोड़ लो, मशीनों के द्वारा पीस लो, पाउडर चूर्ण बना लो और पानी की फुहार मारो, भारी धातु अयस्क तो वहीं रह जाएगी, नीचे रह जाएगी और पानी का उसमें जो कचरा, रेत वगैरह या अन्य अनावश्यक पदार्थ होते हैं वो बह करके दूर चले जाते हैं। उसको कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। जैसे लोहा है, उसको प्राप्त किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। कैसे? क्योंकि आपको पता है लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, तो लोहे की अयस्क जो हेमेटाइट वगैरह होती है उनको पीस लिया जाता है और उनको इस तरह से चुंबक के बड़े बड़े पट्टों के द्वारा गिराया जाता है। पट्टों पे नीचे चुंबक होती है, तो लोहा भाग जो धातु भाग होता है तो वो तो चुंबक के समीप आ जाता है और जो कचरा होता है अनावश्यक वो दूर चला जाता है। तीसरी होती है झाग प्लवन विधि। जैसे एल्यूमिनियम की अयस्क होती है बॉक्साइट, उसको किया जाता है चीड़ के तेल में और इस तरीके से केमिकल मिला के हवा प्रवाहित की जाती है। तो झाग जो धातु अयस्क होता है एल्यूमिनियम, वो हल्का होकर के ऊपर आ जाता है और जो अशुद्धियाँ होती है भारी होकर के नीचे बैठ जाती है। तो ये कई विधियाँ हैं अयस्क का सांद्रण करने के लिए। तो अयस्क के सांद्रण के क्या मतलब समझे? अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझे? अयस्क के साथ मिट्टी, कंकर, पत्थर या अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं उनको अलग करना और धातु को सांद्रित अवस्था में प्राप्त करना क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण। अब जो अयस्क निकली है उसमें 3 प्रकार के खनिज हो सकते हैं सक्रियता श्रेणी में। जैसे आपने पढ़ा है 3 प्रकार के खनिज कौन कौन से होते हैं? कुछ खनिज तो ऐसे होते हैं उसमें धातुओं की क्रियाशीलता बहुत ही अधिक होती है। वो धातु क्या होते हैं? उच्च क्रियाशीलता वाले होते हैं। तो जो उच्च क्रियाशीलता वाले धातु होते हैं, ध्यान देंगे इधर उच्च क्रियाशीलता वाले धातुओं को और प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि काम में ली जाती है। कौन सी विधि काम में ली जाती है? विद्युत अपघटन विधि, क्योंकि ये अपचयन द्वारा पृथक नहीं की जा सकती। दूसरी होती है मध्यम क्रियाशीलता वाली धातुएं। मध्यम क्रियाशीलता वाली धातुएं ऐसी खनिज विशेष करके अगर कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क के रूप में है, मान लो किसी धातु की खनिज तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में है, तो क्या करेंगे? कार्बोनेट का अर्थ होता है उसके साथ में CO3 जुड़ा हुआ है। कोई भी धातु जब कार्बोनेट अयस्क या सल्फाइड अयस्क के रूप में हो तब ये ज़रूरी होता है कि आप इनको ऑक्साइड अयस्क में बदलिए। कार्बोनेट अयस्क या सल्फाइड अयस्क के रूप में कोई खनिज हो तब उनको क्या ज़रूरी होती है कि सबसे पहले हम इसको किस में बदलेंगे? ऑक्साइड अयस्क के रूप में बदलेंगे। इस ऑक्साइड अयस्क में बदलने के लिए 2 प्रक्रियाएं होगी। अगर कार्बोनेट अयस्क है तब तो कम वायु की उपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलेंगे? निस्तापन। तो निस्तापन क्या है? निस्तापन वह विधि है जिसमें धातुओं की कार्बोनेट अयस्क को कम वायु की उपस्थिति में या ये कह दो कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इससे क्या होगा?
एस से CO2 गैस तो बाहर निकल जाएगी और एस का ऑक्साइड बच जाएगा। दूसरी प्रकार की एश होती है सल्फाइड एश। यदि कोई धातु मध्यम क्रियाशीलता वाली धातु सल्फाइड एश के रूप में है तो इसको ऑक्साइड एश में बदलने के लिए उसका किया जाता है भर्जन। भर्जन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अधिकता में गर्म किया जाता है, वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है। इनके लिए अलग अलग प्रकार की भट्टियाँ होती है जो अपने इस सिलेबस में नहीं है फिलहाल। तो आपको तो इतना ही जानना है, आपको कोई पूछ ले भर्जन क्या होता है, तो किसी धातु की सल्फाइड एश को वायु की अधिकता या कह दो ऑक्सीजन की अधिकता में जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो सल्फाइड एश से सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकल जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकल जाएगी और जो सल्फाइड एश है वो ऑक्साइड एश में बदल जाती है। तो चाहे कार्बोनेट एश को चाहे सल्फाइड एश को, उसको किस में बदलना जरूरी है, ऑक्साइड एश में बदलना जरूरी है। ऑक्साइड एश में प्राप्त होते ही इसका जो कार्बन का शुद्ध रूप होता है कोक, इसके साथ दोबारा गर्म किया जाता है। दोबारा गर्म करने पर क्या होगा, कोक का जो कार्बन होता है ऑक्साइड के ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करने के बाद में शुद्ध जो धातु रूप है वो अपचयित हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन हटने का मतलब क्या हो गया, कोक द्वारा अपचयन हो रहा है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन को हटाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ऑक्साइड एश का अपचयन किया जाता है और अपचयन करने पर धातु प्राप्त होती है। इस धातु में हो सकता है कुछ अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस प्राप्त धातु का परिष्करण किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। परिष्करण की अनेक विधियाँ हैं, जैसे एक विद्युत अपघटन विधि द्वारा भी परिष्करण किया जा सकता है। तो मध्यम क्रियाशील धातु कार्बोनेट, सल्फाइड और ऑक्साइड एश के रूप में हो सकती है। कार्बोनेट एश के रूप में है तो उसको निस्तापन कर लो, यानी कम वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, ये कार्बोनेट ऑक्साइड एश जो है ऑक्साइड एश में बदल जाएगी। यदि यह मध्यम क्रियाशील धातुएं सल्फाइड एश के रूप में है तो उसको वायु की अधिक्य में गर्म करो, जिसको भर्जन कहते हैं। वायु की अधिक्य में गर्म करने पर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकल जाएगी और ये सल्फाइड एश किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड एश में बदल जाएगा। फिर उसका वापस अपचयन करके धातु प्राप्त कर ले सकते हैं। यदि कोई मध्यम क्रियाशील धातुएं ऑक्साइड एश के रूप में ही है तो डायरेक्ट उसका कोक के द्वारा अपचयन कर दिया जाता है और धातु प्राप्त कर ली जाती है। उस धातुओं को शुद्ध अवस्था में भी प्राप्त किया जाता है। अब तीसरी प्रकार की है निम्न क्रियाशील धातुएं। ऐसी धातुएं जिनके एश में निम्न क्रियाशील धातुएं जैसे चांदी या सोना। तो निम्न क्रियाशील धातुएं या तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि सोना, गोल्ड, Au, ये क्या पाया जाता है, स्वतंत्र पाया जाता है। लेकिन कुछ धातुएं जैसे तांबे का सल्फाइड भी पाया जा सकता है या चांदी का भी सल्फाइड एश पाया जाता है। कुछ निम्न क्रियाशील धातुएं सल्फाइड एश के रूप में भी पाई जा सकती है। इन सल्फाइड एशकों को भी किस में बदलना पड़ेगा, ऑक्साइड एश में बदलना पड़ेगा। तो इस सल्फाइड एश को क्या करेंगे, भर्जन करेंगे, यही क्रिया वापस हो जाएगी। भर्जन करेंगे अर्थात वायु के अधिक्य में गर्म करेंगे। वायु के अधिक्य में गर्म करेंगे तो ये सल्फाइड एश का जो ऑक्साइड एश में बदल जाएगी। ऑक्साइड एश में बदल करके और वापस इसका क्या कर लेते हैं, कोक के द्वारा अपचयन कर लेते हैं। कोक के द्वारा क्या कर लेते हैं, अपचयन कर लेते हैं। इस ऑक्साइड एश से ऑक्सीजन ये कोक ले लेगा और जो धातु है, ये जो ऑक्साइड एश का क्या हो जाएगा, कोक के द्वारा अपचयन हो जाएगा, अर्थात ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और धातु प्राप्त होगी। फिर उस धातु का शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो आपने ये देखा कि एश के सांद्रण करने के बाद में 3 कैटेगरी की धातुएं होती है, उनके अलग अलग प्रकार के एश होते हैं। अगर उच्च क्रियाशील धातुएं हैं तो उसका विद्युत अपघटन किया जाता है। यदि कार्बोनेट एश का है तो उसका निस्तापन करके अपचयन किया जाता है। यदि सल्फाइड एश का है तो उसका भर्जन करके अपचयन किया जाता है। और निम्न क्रियाशील धातुएं अगर सल्फाइड एश के रूप में तो भर्जन करके उसका अपचयन करके धातुएं प्राप्त की जा सकती है। और लास्ट में जो धातु प्राप्त होती है उसको अनेक विधियों के द्वारा और ज़्यादा शोधन कर लिया जाता है और शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त कर ली जाती है। धातुओं की
प्राप्ति की प्रक्रिया को, धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, तो हमने कहा कि पदार्थ जो होते हैं वो भूपर्पट्टी में खनिज के रूप में पाए जाते हैं, और ऐसी खनिज जिनसे धातुओं का शोधन किया जा सकता है, धातु प्राप्त की जा सकती है, उन खनिजों को कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। अब अयस्क के साथ में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उन अशुद्धियों को जहाँ तक संभव हो सामान्य प्रक्रिया द्वारा ही हटा दें, यदि वो रासायनिक बंधों के द्वारा धातुओं से नहीं जुड़ी है। जैसे मिट्टी होती है, पत्थर होता है, ये धातु अयस्क के साथ रासायनिक बंध के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, तो इनको किसी भी प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है अयस्कों का समृद्धीकरण या अयस्कों का सांद्रण। तो आपको कोई पूछ ले अयस्क के समृद्धीकरण या सांद्रण से आप क्या समझते हैं, तो आप कहोगे कि धातु अयस्क में धातुओं की प्रतिशतता अधिक प्राप्त करने के लिए और अनावश्यक पदार्थों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो समृद्धीकरण या सांद्रण कहलाती है। देखो, कोई भी अयस्क होता है उसके साथ में गैंग होती है। गैंग का क्या मतलब होता है? उस अयस्क के साथ कंकड़, मिट्टी, पत्थर के टुकड़े, ये अनावश्यक पदार्थ होते हैं। इन्हीं अनावश्यक पदार्थों को गैंग कहते हैं। आपके प्रश्न आ जाए गैंग किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि धातु अयस्क के साथ में मिट्टी, कंकर, पत्थर आदि जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गैंग कहलाते हैं। इन गैंग का, इस अशुद्धियों का पृथक्करण किया जाता है और कचरा जो है पूरा अलग हो जाएगा, गैंग पूरा अलग हो जाएगा और सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाती है। इसी को कहते हैं अयस्क का समृद्धीकरण। अब ये प्रक्रिया गैंग के पृथक्करण की प्रक्रिया होती कैसे है? जैसे कुछ खनिज अयस्क होते हैं उनको पीट करके चूर्ण बना लिया जाता है और पानी की तेज़ फुहार मारी जाती है, तो मिट्टी वगैरह होगी वो तो हल्की होने के कारण पानी के साथ बह करके दूर चली जाएगी, और धातु जो होता है प्रकृति से क्या होता है? भारी होता है, तो अपने स्थान पर वहीं पड़ा रहेगा, या मिट्टी वगैरह चलने से छन के आ जाती है, धातु में वहीं रह जाती है। तो इस तरीके से होता है। दूसरी विधि क्या है? जैसे लोहे की प्रकृति क्या होती है? चुंबकीय और आकर्षित होना। तो लोहे के अयस्क को बारीक चूर्ण के रूप में पीस लिया जाता है और एक पट्टा होता है, रोलिंग पट्टा होता है। इस पट्टे पे यहाँ पे इस रोलर के पास चुंबक होती है, ये चुंबक का बना होता है। जब बारीक पीसे हुए लोहे के अयस्क को इसके ऊपर डाला जाता है तो जो लोहा अयस्क होता है वो तो चुंबकीय और आकर्षित होकर के यहाँ गिर जाएगा, और जो अनावश्यक पदार्थ है वो अचुंबकीय होने के कारण यहाँ गिर जाएगा। तो यह चुंबकीय पृथक्करण विधि हो गई। तीसरी विधि होती है झाग प्लवन विधि। जैसे कि एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होती है, उसमें चीड़ के तेल में और सोडियम जेंथेट मिला करके वायु प्रवाहित की जाती है, तो जो एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है ये तो हल्की होकर के ऊपर आ जाती है, मिट्टी कंकर आदि नीचे जमा हो जाते हैं। तो ये जो सांद्रण की विधियाँ हैं, इन धातु अयस्कों की रासायनिक प्रकृति कैसी है, उनके गुण धर्म कैसे हैं धातुओं के, उनके आधार पे और सांद्रण की विधियाँ काम में ली जाती है। अयस्क के सांद्रण के पश्चात में अयस्क में 3 प्रकार की धातुएं हो सकती है सक्रियता श्रेणी के आधार पे। आपने पढ़ा, एक तो अधिक क्रियाशील, एक मध्यम क्रियाशील धातु और एक सबसे कम क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील धातुएं आपने देखी सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की ओर होती है, जैसे चांदी, सोना और तांबा भी थोड़ा सा ऊपर पाया जा सकता है, ये भी नीचे की ओर रहता है। ये भी क्या होता है? ऊपर वालों की क्रियाशीलता के बजाय कम क्रियाशील होता है। तो हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में जो कम सक्रिय श्रेणी है या कम क्रियाशील श्रेणी है, जो श्रेणी में नीचे की ओर आती है, वे धातुएं सक्रियता श्रेणी में कम क्रियाशील धातुएं जो स्थिति के हिसाब से कहाँ होती है? सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर होती है। उनका निष्कर्षण कैसे किया जाए? तो ये जो कम क्रियाशील होती है या तो ऑक्साइड के रूप में होती है, या सल्फाइड के रूप में होती है, या एकदम स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र अवस्था की बात करें तो सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, प्लेटिनम भी होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। परंतु उनके ऑक्साइड और सल्फाइड अयस्क भी हो सकते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये क्या है? कम क्रियाशील, अर्थात ये ऑक्सीजन या सल्फाइड से बहुत ज़्यादा मजबूती से बंधे हुए नहीं होते हैं। अगर वो ऑक्साइड अयस्क के रूप में है तो इनको साधारण ताप पे गर्म करोगे तो ये ऑक्साइड अयस्क
अपचयित होकर के और धातु में बदल जाएगी। यदि वो सल्फाइड एस्क के रूप में है, जैसे सिनेबार क्या होता है, पारे का सल्फाइड एस्क होता है, HGS हाइड्रोजनस सल्फाइड, इसको सिनेबार कहा जाता है, ये पारे का एस्क होता है। तो ये सल्फाइड एस्क के रूप में आप देख रहे हो। तो इस सल्फाइड एस्क को वर्जित किया जाता है, यानी वायु के आधिक्य में गर्म किया जाता है। वायु के आधिक्य में गर्म करेंगे तो ये सल्फर और ऑक्सीजन क्रिया करके तो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाती है, और एक ऑक्सीजन परमाणु इस पारे के साथ जुड़ करके पारे का ऑक्साइड बना लेती जाती है। यानी वर्जन प्रक्रिया में सल्फाइड एस्क ऑक्साइड एस्क में बदल गई है। यहाँ तो पारे का सल्फाइड है, वायु के आधिक्य में गर्म किया यानी वर्जन किया, तो ये सल्फाइड एस्क किस में आ गई, ऑक्साइड एस्क में बदल जाएगी। पारे का ऑक्साइड एस्क बन गया। अब इस पारे के ऑक्साइड एस्क को वापस गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और पारा अलग हो जाएगा। इसको गर्म करने के साथ में थोड़ा सा कोक चूर्ण यानी कार्बन चूर्ण भी मिला सकते हैं। तो कोक चूर्ण मिलाते हैं तो ये ऑक्सीजन को आसानी से अलग कर लेता है और पारा अपने को अलग से प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से तांबे का सल्फाइड एस्क है क्यूप्रस सल्फाइड, इसको भी ऑक्सीजन की अधिकता में गर्म किया जाता है। ऑक्सीजन की अधिकता में गर्म करेगा तो एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन के परमाणु तो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और एक ऑक्सीजन जो बचा हुआ है एक क्यूपर के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेता है। अर्थात सल्फाइड एस्क यहाँ पे ये जो सल्फाइड एस्क है किस में बदल जाता है, ऑक्साइड एस्क में बदल जाता है। फिर इसको क्या करेंगे, ये जो पहले से ही इसमें क्यूप्रस सल्फाइड है ये आपस में ही क्रिया कर लेते हैं और वापस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और अपचयित तांबा प्राप्त होता है। तो कम क्रियाशील धातुएं हैं, बिल्कुल आसानी से वर्जन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आपने सक्रियता श्रेणी में 3 प्रकार की धातुएं देखी। जो ऊपर की ओर है वो सबसे अधिक सक्रिय अभिक्रियाशील, जो सबसे नीचे की ओर है वो सबसे कम क्रियाशील। तो हमने सबसे नीचे की ओर जो निम्न क्रियाशील धातुएं थी उनसे कैसे धातु प्राप्त की जाती है वो हमने पढ़ा। अब हम जो सक्रियता श्रेणी के बीच में स्थित है, यानी न तो वो ज़्यादा विक्रियाशील है और न ही वो कम क्रियाशील है, वो क्रियाशीलता की दृष्टि से मध्यम है, तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो स्थित धातुएं होती है उनको कैसे निष्कर्षित किया जाता है। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो प्रमुख धातुएं आती है वो है आयरन, जिंक, सीसा या लेड, तांबा या कॉपर। ये धातुएं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित होती है। ये धातुएं 3 प्रकार के एस्क के रूप में पाई जाती है। वो सल्फर से जुड़ी है तो उसको उन धातुओं का सल्फाइड एस्क बोलेंगे। अगर वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है तो वो क्या बोलेंगे, ऑक्साइड एस्क कहलाएगी। और यदि वो कार्बोनेट रूप में है तो वो धातुओं का कार्बोनेट एस्क कहलाती है। तो मध्यम श्रेणी में स्थित धातु जो होती है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं 3 रूप में एस्क में पाई जाती है। एक तो सल्फाइड एस्क, एक ऑक्साइड एस्क और एक कार्बोनेट एस्क। अब ध्यान देंगे यहाँ एक विशेष बात होती है, सल्फाइड एस्क, ऑक्साइड एस्क और कार्बोनेट, इन तीनों में यदि कोई एस्क ऑक्साइड एस्क की प्रकृति की है तब तो उससे धातु प्राप्त करना सरलता होती है उसमें धातु प्राप्त करने में। लेकिन यदि वो सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में है तो उसमें जटिल प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा लंबा प्रक्रम होता है। तो सबसे पहले ऐसा किया जाता है कि इन सल्फाइड एस्क और कार्बोनेट एस्क को विशेष प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड एस्क में बदल दिया जाता है। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि सल्फाइड एस्क व कार्बोनेट एस्क को ऑक्साइड एस्क में क्यों बदला जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा कि ऑक्साइड एस्क से धातुएं प्राप्त करना आसान होती है, इसलिए सल्फाइड व कार्बोनेट एस्क को ऑक्साइड एस्क में बदला जाता है। अब इसके लिए क्रिया क्या होती है, मान लो कोई एस्क है जो सल्फाइड एस्क के रूप में, उसको ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करेंगे, या कोई एस्क कार्बोनेट एस्क के रूप में है तो उसको ऑक्साइड एस्क में बदलने के लिए क्या करेंगे। ध्यान देंगे, यदि कोई सल्फाइड एस्क है तो उसको ऑक्साइड एस्क में बदलने के लिए जो क्रिया की जाती है वो कहलाती है भर्जन। क्या कहलाती है,
भर्जन परीक्षा में आ जाता है आपके प्रश्न की, भर्जन क्या है, भर्जन किसे कहते हैं, अथवा भर्जन किस प्रकार की अयस्कों के लिए उपयोगी होती है। तो आपका उत्तर होगा कि भर्जन सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड अयस्क में बदलने में उपयोगी होती है, या ये कह सकते हो सल्फाइड अयस्कों के लिए भर्जन की क्रिया संपादित की जाती है। अब भर्जन है क्या? किसी भी सल्फाइड अयस्क को वायु की अधिकता में जब गर्म किया जाता है, वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है, तो ये ऑक्सीजन के 3 अणु में से और 2 अणु जो हैं इस सल्फर के साथ जुड़ जाते हैं और बन जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, और जो अतिरिक्त ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीकरण कर देती है, और ऑक्सीकरण से जिंक सल्फाइड जो किस में बदल जाता है, जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। तो जिंक सल्फाइड को यहाँ पे उदाहरण के रूप में है कि जिंक सल्फाइड को वायु की अधिकता में गर्म किया तो सल्फाइड अयस्क किस में बदल गई, ऑक्साइड अयस्क में बदल गई। इसको लिखेंगे कैसे कि सल्फाइड अयस्क को जब वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाती है तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। अब भर्जन में किसकी अधिकता चाहिए, वायु की या कहें ऑक्सीजन की अधिकता चाहिए। यदि कोई अयस्क कार्बोनेट अयस्क के रूप में है तो उसको ऑक्साइड अयस्क में बदलने के लिए उसका किया जाता है निस्तापन। परीक्षा में आपके प्रश्न आ जाए निस्तापन किसे कहते हैं, या निस्तापन किस प्रकार की अयस्क के लिए उपयोगी है, किन अयस्क का निस्तापन किया जाता है, तो आप कहोगे कि कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अर्थात ऑक्सीजन की कमी में वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने पर कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड अयस्क में बदल जाती है। यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है और इसमें जो सदैव जो गैस निकलती है होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अपने इस एरिया में आपने देखा चुनने के जो पत्थर होते हैं उनको बाहर से बंद करके अंदर ईंधन जलाया जाता है ना, उससे क्या होगा, यही क्रिया होगी। बाहर से चारों ओर मिट्टी गारे से उसको बंद कर देंगे, चुनने के भट्टियों को बंद कर देंगे, क्या होगा, अंदर वायु की कमी हो जाएगी और जब उसको गर्म किया जाता है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चिमनी से बाहर निकल जाती है। अंदर जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये क्रिया कौन सी क्रिया थी, निस्तापन में। अब वो कहते हैं भर्जन और निस्तापन में मुख्य अंतर बताओ। तो भर्जन तो होता है, आपके प्रश्न आ सकता है भर्जन और निस्तापन में मुख्य अंतर बताइए। तो भर्जन तो जो किया जाता है पहली बात सल्फाइड अयस्क का किया जाता है और निस्तापन जो किया जाता है कार्बोनेट अयस्क का किया जाता है। 1 नंबर अंतर ये। दूसरा अंतर क्या, भर्जन में वायु की अधिकता होती है जबकि निस्तापन में वायु सीमित मात्रा में होती है। ये दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है, भर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है जबकि निस्तापन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो 3 प्रमुख अंतर हो गए। आपने क्या देखा, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क का भर्जन या निस्तापन करने पर वो ऑक्साइड अयस्क में बदल जाती है। अभी भी देखो इनके साथ धातुओं के साथ ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है, अभी भी धातु शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं हुई है। तो इस ऑक्सीजन को भी अपने को हटाना है। ऑक्सीजन हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन। क्या कहलाती है, अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना तो कहलाता है ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन को हटाना क्या कहलाता है, अपचयन। इसका मतलब इन ऑक्साइड अयस्कों से ऑक्सीजन हटाएंगे अर्थात अपचयन करेंगे। तो कोई भी ऑक्साइड अयस्क है इसको कार्बन या जिसको कोक कहते हैं इसके साथ क्रिया करवाई जाती है तो कोक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को साथ में ले लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और जिंक धातु या जो भी धातु है वो धातु ऑक्साइड से धातु पृथक हो जाती है। तो प्रश्न आता है अपचयन से आप क्या समझे या ऑक्साइड अयस्कों के अपचयन से क्या होता है। तो किसी भी धातु के ऑक्साइड अयस्क को कोक या कार्बन के साथ जब गर्म किया जाता है तो धातु प्राप्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से धातु ऑक्साइड से धातु अलग होना अर्थात अपचयन की क्रिया होना ही क्या कहलाता है, धातु ऑक्साइडों का अपचयन कहलाता है। अभी ये धातु में कुछ अशुद्धियाँ और हो सकती है जिसका धातुओं के शुद्धिकरण के द्वारा अलग किया जा सकता है। अभी आपने पढ़ा कि निस्तापन
और भर्जन के द्वारा, निस्तापन में तो क्या होता है, कार्बोनेट है इसको धातु ऑक्साइड में बदल दिया, और भर्जन में सल्फाइड है इसको धातु ऑक्साइड में बदल दिया। जब धातु ऑक्साइड प्राप्त होते तो आपने क्या किया था, उसकी क्रिया किससे करवाई थी, कोक या कार्बन से करवाई थी, और धातु ऑक्साइड का अपचयन हो जाता है, धातु प्राप्त हमें हो जाती है। कुछ और भी अपने पास साधन है, जैसे किसी भी धातु ऑक्साइड की क्रिया उस धातु ऑक्साइड में जो धातु जुड़ी हुई है उसकी अधिक सक्रिय धातु से करवाते हैं, तो क्या होगा, धातु ऑक्साइड से कम क्रियाशील जो धातु जुड़ी है वो विस्थापित हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, अधिक क्रियाशील धातु की क्रिया धातु ऑक्साइड से करवाते हैं तो विस्थापन की घटना होती है, और धातु ऑक्साइड में जो धातु है वो अलग प्राप्त हो जाती है। जैसे धातु ऑक्साइडों का अपचयन किया जाता है अधिक सक्रिय धातु से भी किया जाता है। कौन कौन सी धातुएं होती है अधिक सक्रिय, आपको पता है, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। यानी कोक की जगह हम कार्बन की जगह अगर सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवाते हैं तब भी हम धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ अलग कार्य होगा। क्या कार्य होगा, जैसे उदाहरण देखेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, ये ठोस अवस्था में, किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, और इसकी क्रिया एल्यूमिनियम धातु से करवाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें धातु ऑक्साइड में जो मैग्नीज है वो तो है कम सक्रिय इस एल्यूमिनियम की तुलना में, और एल्यूमिनियम है अधिक सक्रिय। कहने का मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन अधिक सक्रिय होने के कारण एल्यूमिनियम से जुड़ने का प्रयास करेगी और एल्यूमिनियम से जुड़ के एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना देती है, और जो धातु है वो अपचयित होकर के मैग्नीज अलग प्राप्त होता है। लेकिन इस घटना में ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है और बहुत तेज ऊष्मा निकलती है। तो इस अपचयन की क्रिया होने के दौरान, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन होने के दौरान बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। इस कारण जो ठोस अवस्था में ये मैग्नीज होता है वो पिघल जाता है और लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपको कोई पूछ ले ऐसी कौन कौन सी धातुएं जिनका उपयोग आप अपचयन में कर सकते हो, सोडियम, कैल्शियम व एल्यूमिनियम का, ये धातु ऑक्साइडों का अपचयन क्यों कर देती है। दूसरा प्रश्न आता है, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम धातु ऑक्साइडों का अपचयन क्यों कर देती है। तब आपका उत्तर क्या होगा कि इनकी सक्रियता धातु ऑक्साइड से जुड़े धातु की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस कारण विस्थापन की अभिक्रिया होती है। कौन सी घटना होती है, विस्थापन की घटना होती है, और वो धातु ऑक्साइड में से धातु को विस्थापित कर देती है। तीसरा प्रश्न ये आता है कि थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तब आपका उत्तर होगा, जब किसी धातु ऑक्साइड की क्रिया अधिक सक्रिय धातुओं से करवाई जाती है तो अधिक सक्रिय धातु उस धातु ऑक्साइड का अपचयन करती है। यह अपचयन या विस्थापन की अभिक्रिया, यह है विस्थापन की अभिक्रिया। इसे यहाँ देखेंगे एल्यूमिनियम मैग्नीज को विस्थापित कर रहा है, तो यह विस्थापन की अभिक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और इस ऊष्मा से यह धातु जो है ठोस की अपेक्षा पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। इस तरीके से धातु का पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होने की जो अभिक्रिया है इसको थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्म का शब्द होता है तापमान से, तो तापमान से पिघल गई, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, थर्मिट अभिक्रिया। अब प्रश्न आता है थर्मिट अभिक्रिया का महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है। तो मान लो रेलवे लाइन है, उसके बीच में मान लो दरार आ गई, तो उस दरार को वेल्डिंग वगैरह से नहीं जोड़ा जा सकता, या जोड़ भी दिया जाए तो लंबे समय तक वो दरार भरी हुई नहीं रहेगी, वापस फट जाएगी। तो वहाँ पे इस थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। कैसे होता है, उस पटरी की दरार के अंदर, मान लो यहाँ पे दरार आई है, तो इस पटरी की दीवार में फेरिक ऑक्साइड चूर्णीय यानी आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है। एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड में से आयरन को विस्थापित करेगा, उस समय बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। उस ऊष्मा से ये आयरन पिघल जाएगा, यह आयरन पिघल जाएगा, और पिघलने पर पटरी के बीच में जो दरार है उसके बीच में अपने आप जॉइंट हो जाएगा, संधि हो जाएगी, पटरी मजबूत रूप से जुड़ जाएगी।